नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने अपने लास्ट सेशन में अपना चैप्टर स्टार्ट किया था संगतकार। तो संगतकार, ये जो हमारी एक छोटी सी कविता है, इसमें यहाँ पर जो मुख्य गायक के साथ जो अपने स्वर मिलाकर गाता है, उसके बारे में यहाँ पर इस कविता में बताया है और उसकी भूमिका को बताया है कि किस तरह से मुख्य गायक के साथ रहकर वो उसके गाने को, उसके गीत को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। देखिए, कविता को हमने अपने लास्ट सेशन में स्टार्ट कर दिया था। एक बार कविता को रिवाइज करेंगे, साथ ही उसका जो शेष भाग है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर हम यहाँ पर करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी। जो कविता है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो हैंड रेज करेंगे इस तरह से कि मैम ये हमें समझ में नहीं आया, आप रिवाइज करवा दीजिए। ठीक है, हैंड रेज करेंगे कि मैम रिवाइज करवा दीजिए, समझ में नहीं आया, और उसके बाद आपको रिवाइज कराया जाएगा और हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारी संगतकार कविता है, ये संगतकार कविता हमारी मंगलेश डबराल, संगतकार कविता हमारी मंगलेश डबराल जी ने लिखी है। और मंगलेश डबराल जी का जन्म 1948, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, 1948 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव में हुआ था। तो आप भी बहुत सारे बच्चे पहाड़ों से, टिहरी गढ़वाल से यहाँ पर कनेक्ट होते हैं, तो उनको पता होगा कि काफल पानी गांव जो है वो कहाँ पर है। काफल पानी गांव में हुआ था तथा शिक्षा देहरादून में हुई थी। और 1983 में इन्होंने जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद भी इन्होंने संभाला। तो देखिए, यहाँ पर हमने जीवन परिचय जो है, कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं जीवन परिचय से संबंधित, वो हमने यहाँ पर दी है। बाकी का जो जीवन परिचय है वो आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में पढ़ सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तिका में जीवन परिचय दिया गया है। देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द संपदा यानी कि कुछ जरूरी शब्द, जैसे कि संगतकार। सबसे पहला शब्द संगतकार। तो संगतकार क्या होता है? संगतकार होता है मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला या कोई अन्य वाद्य यंत्र बजाने वाला सहायक कलाकार। जो सहायक कलाकार होता है, साथ में बजाने वाला, गाने वाला, उसको कहते हैं संगतकार। इसी तरह से अगला शब्द यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण है, वो है तान। तान में संगीत में स्वर का विस्तार। जैसे हम बहुत लंबी सी तान लेते हैं ना किसी भी गीत में, तो उसको कहते हैं संगीत में स्वर का विस्तार। नौसिखिया, नौसिखिया, नौसिखिया यानी कि जिसने अभी अभी सीखना प्रारंभ किया हो, जिसने अभी अभी सीखना प्रारंभ किया हो, उसे कहते हैं नौसिखिया। अंतरा, अंतरा किसको कहते हैं? अंतरा कहते हैं स्थाई या टेक। जैसे दो अलग अलग आपके गीतों की जो पंक्तियां आती है, उनके बीच में जो अंतरा, जो स्थायी टेक होता है, जो रुकना होता है, जहां पर रुका जाता है, उसको कहा जाता है अंतरा। ठीक है, उसको कहा जाता है अंतरा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो इस कविता को के पढ़ाने के शिक्षण बिंदु मेन है, वो है कि कला एवं संगीत के क्षेत्र में सहायक कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका को उभारना। तो लास्ट सेशन में जितना भी आपने कविता में पढ़ा, तो उससे आपको क्लियर तो हो ही गया होगा कि इसमें हम जो कला एवं संगीत के क्षेत्र में जो भी सहायक कलाकार हैं, सहायक कलाकारों के महत्व को हम यहाँ पर बता रहे हैं। दूसरा, संगतकार से तात्पर्य एवं अर्थ बताना, संगतकार का तात्पर्य और अर्थ बताना। तीसरा, सहगायक के गुणों की व्याख्या करना कि सहगायक के बिना एक गायक यानी कि मुख्य कलाकार का जो गीत होता है वो किस तरह का होता है।
संगतकार का प्रेरक रूप में उभरना, यानी कि एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरना। कैसे प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर रहा है संगतकार? जैसे कि हमने यहाँ पर कहा था कि कोई भी जो कविता होती है उस कविता में कोई भी जो गीत होता है उस गीत में क्या होता है, संगीतकार क्या करता है, ऐसा लगता है कि वो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ जो सामान है उसको समेट रहा हो, उसको लेकर जा रहा हो। यानी कि जब कभी मुख्य गायक अपनी तान से भटक जाता है, अपने सुरों से भटक जाता है, उस समय पर संगतकार ही उसके स्थायी सुरों को पकड़ कर रखता है, यानी कि उस गीत का जो स्थायी सुर है उसको पकड़ कर रखता है। अगला है कविता का मूल स्वर, नर हो न निराश करो मन को, यानी कि कविता का मूल स्वर है कि अपने मन को निराश हमें नहीं करना है कभी भी। रिवाइज कर लेते हैं एक बार कविता को, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में इस काव्यांश को पढ़ ही लिया था। मुख्य गायक की चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, वह मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर में, जब मुख्य गायक अपने गीत को ऊंची आवाज में जब वो गाता है तो उसी के साथ एक आवाज आती है पीछे से, वह आवाज सुंदर है, कमजोर है, कांपती हुई सी है। और मुख्य गायक के लिए यहाँ पर जो कवि है वो अंदाजा लगा रहे हैं। क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि ये क्या मुख्य गायक का कोई छोटा भाई है या उसका कोई शिष्य है या दूर पैदल चलकर आने वाला, उससे सीखने वाला उसका कोई रिश्तेदार है, जो मुख्य गायक की गरज में, मुख्य गायक की गरज यानी कि जब वो गायक जो है गाना गा रहा है अपनी ऊंची तान में, अपनी ऊंची आवाज में जब वो गाना गा रहा है तो उसमें अपनी भी गूंज मिलाता हुआ, यानी कि उसको ये बताने के लिए कि वो अकेला नहीं है, वो अकेला नहीं है, उसको ये बताने के लिए प्राचीन काल से वो अपनी गूंज मिलाता हुआ आया है। किसी भी गाने को आप सुनेंगे तो क्या होता है कि एक बार जो गायक है वो गाता है, उसके बाद जो संगतकार होता है या बाकी के जो लोग होते हैं साथ में, वो क्या करते हैं, उसी पंक्ति को रिपीट करते हैं, उसी पंक्ति को दोबारा से गाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर भावार्थ जो है हमारा लास्ट सेशन में हमने क्लियर कर लिया था, पढ़ लिया था। तो ये बिल्कुल यही क्लियर यहाँ पर हुआ है कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं जब मुख्य गायक किसी संगीत सभा में अपना गाना प्रस्तुत कर रहा हो, अपना गायन प्रस्तुत कर रहा हो, तो उसकी भारी गंभीर आवाज के साथ ही हमें संगतकार की, यानी कि साथ में गाने वालों की एक सुंदर मधुर मगर थोड़ा सा आवाज, हल्की सी आवाज जो हल्की होती है, जो हल्की होती है यानी कि उसका साथ देने वाली होती है, सुनाई दे रही है। कवि अंदाजा लगा रहे हैं कि ये शायद उसका छोटा भाई हो सकता है या उसका कोई शिष्य हो सकता है या फिर दूर से चलकर आने वाला उसका कोई रिश्तेदार हो सकता है। लेकिन सबसे खास बात ये है कि वो उसके गायन में उसका साथ देने आया है, वो उसके आवाज में अपनी आवाज को मिलाकर उसके संगीत को और भी प्रभावशाली बनाता हुआ आया है प्राचीन काल से। आगे बढ़ते हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, गायक जब अंतरे के जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपनी ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहर में, तब संगतकार ही स्थाई को संभालता हुआ रहता है, संभालते रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वो नौसिखिया था। तो यहाँ पर क्या कहा है कि गायक जब गाते गाते अपनी तान के साथ, अपने सुरों के साथ सुरों के जंगल में खो जाता है, अपनी सरगम को लांघ देता है, यानी कि कभी कभी वो गाते गाते भटक जाता है, तब एक अनहर
एक भटकता हुआ चला आता है एक अनहर, और वो संगतकार ही स्थाई को संभालने में, यानी कि क्योंकि वो तो तान में खो चुका है, लेकिन जो स्थाई गाना चला आ रहा है, जो स्थाई बीट चली आ रही है, उसको कौन पकड़े हुए है? उसको संगतकार पकड़े हुए हैं। जो मुख्य, ऐसा लग रहा है कि उसने, मुख्य गायक जो है आगे निकल गया है और वो उसका पीछे छूटा हुआ सामान एकत्रित कर रहा है, उसे याद दिला रहा है कि जब वो छोटा था, बचपन में जब वो नौसिखिया था, यानी कि जब वो भी सीख रहा था। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह की, जब कवि क्या कहते हैं कि कभी कभी जब मुख्य गायक इतना ज्यादा मगन हो जाता है गाने में कि वो अपने सुरों से भटक जाता है, वो असली सुर जो है, स्थायी सुर जो है, उनको भूल जाता है। ऐसी स्थिति में संगीतकार जो हमेशा मुख्य सुरों को पकड़े रहता है, वही उस समय सरगम को दोबारा पकड़ने में मुख्य गायक की मदद कर उसे विकट स्थिति से बाहर निकालता है। और दूसरा, संगीतकार हमेशा मूल स्वरों को ही दोहराता है, यानी कि कभी भी वो अगले स्वर को नहीं गाता, वो हमेशा जो मूल स्वर होते हैं उन्हीं को रिपीट करता है। मुख्य गायक द्वारा गाया गया जो स्वर है उसी को वो रिपीट करता है, उसी को दोहराता है। जब मुख्य गायक गाते गाते सुरों की दुनिया में खो जाता है और अंतरे के सुरतान की बारीकियों में उलझकर बिखरने लगता है, तो मुख्य सुरों को संभालते हुए संगीतकार ऐसे मुख्य सुरों से जुड़ जाता है, अर्थात सुर से भटके हुए मुख्य गायक को वो वापस ले आता है। जैसे वो संभाल रहा हो गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, वो याद दिला रहा हो गायक को अपना बचपन, जब वह भी नौसिखिया था, यानी कि नया नया गाना सीख रहा था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा गिरता हुआ कुछ, तभी मुख्य गायक को ढंढास बंधाता है, कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वो यूं ही दे देता है उसका साथ, कभी कभी वो यूं ही दे देता है उसका साथ, जैसे बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह स्वर फिर से गाया जा सकता है, ये गाया जा चुका राग। तो तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, जब वो लंबी सी तान खींचता है, उसके सप्तक में जब उसका गला बैठने लगता है, उसकी प्रेरणा साथ छोड़ने लगती है, उत्साह अस्त होने लगता है, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता है, यानी कि आवाज जो है वो कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है। तभी मुख्य गायक का ढंढास बंधाता हुआ यानी कि ये समझाता हुआ कि मैं आपके साथ हूं, मैं हमेशा से आपके साथ हूं, आप गाइए। क्योंकि संगीतकार हमेशा मुख्य गायक के बाद ही गाता है, उसी के गाए हुए स्वर को दोहराता है, तो कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी तो वो यूं ही उसका साथ दे देता है, यह बताने के लिए कि वो अकेला नहीं है। देखिए, कभी तो वो परिस्थिति के अनुसार साथ देता है, कभी वो ये बताने के लिए साथ देता है कि वो अकेला नहीं है। फिर से गाया जा सकता है ये गाया जा चुका राग, यानी कि जो यहाँ पर पंक्तियां हैं उसमें गायक जब ऊंचे स्वर में गाता है तो उसका गला बैठने लगता है, अब उससे सुर संभलते नहीं है, तब गायक को ऐसा लगने लगता है कि अब उससे आगे उससे गाया नहीं जाएगा। उसके भीतर निराशा छाने लगती है, उसका मनोबल खत्म होने लगता है, उसकी आवाज कपकपाने लगती है, जिससे उसके मन में निराशा और हताशा प्रकट होने लगती है। लेकिन उसी समय मुख्य गायक का जो स्वर है उसे उसका हौसला बढ़ाने के लिए, उसके अंदर उत्साह को जगाने के लिए संगीतकार का स्वर सुनाई देता है। उस सुंदर आवाज को सुनकर मुख्य गायक नए जोश से फिर से गाने लगता है, यानी कि जब उसकी आवाज आती है तो मुख्य गायक फिर से गाने लगता है, फिर से उसके अंदर जोश आ जाता है। तो कभी कभी तो मुख्य गायक के स्वर में संगीतकार यूं ही, कभी क्या कहते हैं लास्ट में कि कभी कभी वो यूं ही गा देता है उसके साथ, जैसे कह रहा हो कि
फिर से गाया जा सकता है ये गाया जा चुका गान। यानी कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि कभी कभी संगीतकार मुख्य गायक को यह भी बताने के लिए अपने उसके स्वर में अपना स्वर मिलाता है कि वो अकेला नहीं है, वो हर वक्त उसका साथ देता है, और यह भी बताने के लिए कि राग या गाना बार बार गाया जा सकता है। कोई भी राग, कोई भी गाना बार बार गाया जा सकता है, फिर उसे दोबारा गाया जा सकता है, उसे दोहराया जा सकता है। इस तरह से हमारा यहाँ तक पूरा रिवीजन हो गया है। हमने लास्ट सेशन में जो कुछ भी पढ़ा था, देखिए जिन्होंने लास्ट सेशन में क्लास अटेंड नहीं की थी उनका भी रिवीजन यहाँ पर अच्छे से हो गया। बाकी का शेष भाग और फिर पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर, तो रेडी हो जाइए आप सभी बिल्कुल। काव्यांश 4, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, और उसकी आवाज में एक हिचक जो साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। देखिए बहुत ही प्यारी पंक्तियां कि और उसकी आवाज में जो एक हिचक, जो उसकी आवाज में एक हिचक है, जो एक हिचकिचाहट है, वो साफ सुनाई देती है। और दूसरा, या अपने स्वर को ऊंचा न उठने देने की कोशिश, कि मैं अपने स्वर को मुख्य गायक से ऊंचा नहीं उठने दूंगा, मुख्य गायक से ऊपर नहीं जाने दूंगा, उसे विफलता नहीं। देखिए कई बार हम क्या सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं, ये तो पीछे से गाने वाला है, ये मुख्य गायक नहीं है, ये मुख्य गायक नहीं है, इसको इतनी ज्यादा गाने की सुर लय ताल की समझ नहीं है। तो कई बार इस तरह से हम उन्हें छोटा मानने लगते हैं, उन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। लेकिन ये सब करना कि वो अपनी आवाज में हल्की सी हिचक रखे, वो अपनी आवाज को नीची करके गाए, ये सब उसकी विफलता नहीं है। यानी कि वो विफल नहीं है, वो बेकार नहीं है, कि वो ऐसा नहीं है कि वो बिना फालतू में गा रहा है या बेकार है। ये तो उसकी मनुष्यता है। कैसी मनुष्यता है? कि वो अपने आप को छिपाकर, अपने काम को छिपाकर, वो मुख्य गायक के काम को और ज्यादा प्रभावशाली बना रहा है और ज्यादा महत्वपूर्ण बना रहा है। इसे उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल इसी तरह का भावार्थ यहाँ पर मंगलेश डबराल जी द्वारा भी हमें बताया गया है। तो भावार्थ इस प्रकार है कि उपरोक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब संगतकार मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाता है, जब संगतकार मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाता है, यानी उसके साथ गाना गाता है। कभी कभी वो क्या करता है, जब मुख्य गायक की आवाज में वो अपना स्वर मिलाता है, यानी कि जब उसके साथ गाता है, तो हमेशा से उसकी कोशिश रहती है कि वो अपनी आवाज को ऊंची ना होने दे, वो अपनी आवाज को धीमी रखे। उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो अपनी आवाज को धीमी रखे, अपनी आवाज को ऊंची ना उठने दे। लेकिन हमें इसे संगतकार की कमजोरी या असफलता नहीं मानना चाहिए। यानी कि इसे हमें संगतकार की कमजोरी या उसकी असफलता नहीं माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह मुख्य गायक के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, क्योंकि जो असली जो गायक है उसके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, यानी कि अपना स्वर ऊंचा करके वह मुख्य गायक के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता है। वह उसका मानवीय गुण है, यानी कि ये उसका मानवीय गुण है कि वो हमेशा मुख्य गायक के पीछे गाता है, उसको उसके स्वर को प्रभावशाली बनाता है, उसके गीत को प्रभावशाली बनाता है, लेकिन अपनी आवाज को कभी भी ऊंचा नहीं उठने देता, अपने स्वर को कभी भी इतना ऊंचा नहीं उठने देता कि मुख्य गायक के स्वर से ऊपर उसका स्वर चला जाए। तो ये उसका मानवीय गुण है। तो इस तरह से कविता हमारी कंप्लीट हो चुकी है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारी ये कविता लगी होगी। तो अभी हम यहाँ पर कविता का काव्य सौंदर्य देख लेते हैं कि क्या कुछ हमें इस कविता में पढ़ने को मिला, क्या कुछ हमें समझने को मिला। देखिए पूरा हमने जो चैप्टर है उसको रिवाइज कर दिया है और शेष भाग भी कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर काव्य सौंदर्य,
तो सबसे पहले शिल्प सौंदर्य की बात आती है, तो शिल्प जो है उसमें भाषा साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भाषा से संबंधित साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। उर्दू शब्दावली के साथ तत्भव और तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है। भाषा में प्रवाह है, गति है, सहजता और सरलता भी है। और कई सारे अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है, जैसे चट्टान जैसा उपमा अलंकार, राख जैसा पुनरुक्ति प्रकाश भी है, जैसे कभी कभी। भाव क्या है पूरी कविता का? पूरी कविता का जो मुख्य भाव है वो है संगतकार की मानवीयता को उभारा गया है। क्या किया गया है? संगतकार की मानवीयता को उभारा गया है कि वह असफल नहीं है, उसको असफल नहीं समझना है, क्योंकि वह तो मुख्य कलाकार को सफलता दिलाने में, एक वही तो है जो मुख्य कलाकार को सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जो मुख्य कलाकार का जो गान होता है, गीत होता है, गायन होता है, वो संगतकार के कारण ही प्रभावशाली होता है। किसी गीत को अगर आप बिना म्यूजिक के सुनोगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, या म्यूजिक के साथ अगर सुनोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए जाहिर सी बात है, जिस भी गीत को अगर आप म्यूजिक के साथ सुनोगे तो वो जाहिर सी बात है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो जो संगतकार होते हैं वो क्या करते हैं? हमेशा पर्दे के पीछे रहकर, यानी कि वो आप लोगों किसी भी एक जो गाना, कोई भी गाना, आपका फेवरेट गाना मैं कहती हूँ कि वो बहुत ज्यादा हिट हुआ है, तो क्या सिर्फ उसके सिंगर की वजह से हिट हुआ है? कई बार गाना केवल म्यूजिक के कारण हिट हो जाता है, कई बार गाना उसकी वर्डिंग्स के कारण हिट हो जाता है, कई बार जो सिंगर है उसके कारण हिट हो जाता है, कई बार ऐसा होता है जो गायन होता है उसमें अलग अलग तरह के सुर तान लयों का प्रयोग किया जाता है, या अलग अलग तरह के संगतकार उसको अलग अलग स्वर में लास्ट में गाते हैं, तो वो उसके कारण हिट हो जाता है। तो संगतकारों की जो भूमिका है वो हमेशा से थी और हमेशा से है, हमेशा ही बनी रहेगी, जो पर्दे के पीछे रहकर मुख्य गायक कलाकार को सफलता दिलाने में यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न है, जैसे कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो इस एक बार से जो ये प्रश्न है इनको हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं इनका उत्तर देने की, क्योंकि कविता हमारी कंप्लीट हो चुकी है, रिवाइज भी हमने बहुत अच्छे से कविता को कर लिया है, और मुझे लगता है कि अब कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है इन प्रश्नों को सॉल्व करने में, इन प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो देखिए पहला प्रश्न है, जो पहला प्रश्न है वो है, पहला जो प्रश्न है हमारा, संगतकार के माध्यम से, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा ये प्रश्न है कि संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहा है। देखिए संगतकार के माध्यम से कवि, यहाँ पर संगतकार शब्द के माध्यम से कवि जो भी ऐसे लोग जो कभी भी अपने काम को, अपने काम के कारण वो प्रसिद्धि नहीं, वो ये नहीं चाहते कि मेरा फेस दिखाई दे तो ही मैं प्रसिद्ध होऊंगा, मैं अपने चेहरे के कारण फेमस हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। ये लोग अपने काम से क्या करते हैं? ये लोग अपने काम से दूसरों को प्रभावित करते हैं, दूसरों को एक तरह से दूसरों को महत्वपूर्ण बनाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को इसके दिए थे, संगतकार से जुड़े हुए। मैंने आप लोगों से कहा कि कोई भी मूवी बनाई जाती है, कोई भी फिल्म बनाई जाती है, उस फिल्म में आपको दो लोग ही सबसे ज्यादा मेन लगते हैं। आपको लगता है कि पूरी मूवी जो है वो इस एक्ट्रेस ने हिट करवाई या इस एक्टर ने हिट करवाई। आपको
अभिनेता और अभिनेत्री के नाम ही पता होते हैं बस, और उन्हीं के कारण आप उस मूवी को जानते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर कोई फिल्म बनाई जाती है, जब एक फिल्म बनाई जाती है तो उसमें हीरो के बहुत सारे सीन होते हैं, बहुत सारे ऐसे सीन होते हैं जहां पर उसको पहाड़ से कूदना पड़ता है, उसको बाइक से चलती बाइक से कूदना पड़ता है, उसको एक्सीडेंट दिखाना पड़ता है, या उसको बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो एक अगर हीरो अगर इन सब कामों को करेगा तो क्या होगा कि वो कहीं पर थोड़ा ना थोड़ा तो चोटिल हो ही जाएगा, और उससे क्या होगा कि पूरी फिल्म जो है वो आज खत्म होने वाली अगले 5 सालों में भी खत्म नहीं हो पाएगी, केवल बनने में। तो क्या होता है कि इनके लिए स्टंट मैन रखे जाते हैं, ठीक है। स्टंट मैन रखे जाते हैं जो हीरो के जो नॉर्मल जो शूटिंग होती है वो हीरो करते हैं, और जहां पर ऐसा होता है कि पहाड़ से कूदना है, लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, एक्सीडेंट करना है, आग लगवानी है, या और भी बहुत सारी चीजें, मूवी में बहुत सारे ऐसे सीन होते हैं जो जिनको देखकर हमारा दिल दहल जाता है, हम डर जाते हैं, लेकिन वो सारे सीन कौन करता है? वो स्टंट मैन करता है ना। उसके लिए बिल्कुल अलग से स्टंट मैन रखे जाते हैं, और ये सारे काम वही करते हैं अपनी जान को हथेली पर रखकर, अपने प्राणों को। देखिए, ये उनकी मजबूरी हो सकती है, ये उनकी मजबूरी हो सकती है कि वो उस काम को कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? अपने उस काम से किसी और को अच्छा बना रहे हैं। आपका जो इम्प्रेशन है वो आप कभी नहीं सोचेंगे कि अरे ये जो स्टंट था ये इस वाले हीरो ने नहीं किया, ये स्टंट मैन ने किया। आप कभी ये नहीं सोचेंगे, आप कहेंगे अरे बाप रे, उस क्या स्टंट है उस मूवी में, क्या गाड़ी दौड़ाई है उस मूवी में, या क्या पहाड़ से कूदा है, क्या हेलीकॉप्टर से कूदा है, क्या पानी में तैरा है। तो अलग अलग तरह के स्टंट जो है वो करने पड़ते हैं, जो स्टंट मैन होते हैं। लेकिन क्या होगा, आप हमेशा हीरो को, यानी कि जो मुख्य अभिनेता है, उसी को आप सोचते हैं कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, बहुत अच्छे स्टंट करता है, बहुत अच्छा काम करता है किसी भी मूवी में। तो ये तो रही स्टंट मैन की बात। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा जैसे कि डॉक्टर या इंजीनियर, या जो मजदूर होते हैं, मजदूर में भी एक जो मुख्य होता है वो मिस्त्री होता है। वो केवल काम करता है कि कैसे काम को किया जाना चाहिए, कैसे कहाँ से कैसे बनेगा, कहाँ से क्या बनेगा, कैसे छत डलेगी, कितनी विम होनी चाहिए, कितनी गहराई होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, ये सारे काम उसको पता है। लेकिन उसकी हेल्प कौन करवाता है? उसके जो साथ के मजदूर होते हैं वो उसकी हेल्प करवाते हैं। लेकिन जब भी मकान बनाए जाने की बात आती है, वो क्या आती है कि ये तो उस मिस्त्री ने बनाया, ये मकान तो उस मिस्त्री ने बनाया, है ना। तो नाम तो केवल मिस्त्री का आता है, लेकिन उसकी हेल्प जो है कितने सारे लोगों ने करवाई, उसको ये महत्वपूर्ण बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान है, ये कोई नहीं देखता। एक डॉक्टर है, बहुत अच्छा ऑपरेशन करते हैं, बहुत सब कुछ अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी उनकी दवाइयां लगती हैं, लेकिन वो अकेले कभी भी सारे पेशेंट्स को नहीं संभाल सकते। उनके साथ बहुत सारे कंपाउंडर होते हैं, बहुत सारे नर्सेज होती हैं, या बहुत सारे और लोग होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं इन सभी कामों में, ठीक है। तो आपने और देखिए सबसे मेन बात, अभी मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। एक स्कूल में पढ़ाना वो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी केवल आप मुझे देख रहे हैं कि हमें टीचर पढ़ा रही हैं, लेकिन मैं आपको कैसे पढ़ा रही हूँ, इसके पीछे भी बहुत सारे एफर्ट्स लगे हुए हैं, बहुत सारी तैयारियां हुई हैं, बहुत सारी चीजें, कहीं पर कैमरा सेट करना है, कहीं पर माइक सेट करना है, कहीं पर आपका स्मार्ट बोर्ड सेट करना है, या कहीं पर बाकी जो कंट्रोलिंग है वो करनी है। तो ये सारी चीजें कौन करता है? ये सारी चीजें सारे इंजीनियर्स करते हैं। तो यही है संगतकार, जो पीछे रहकर एक जो मुख्य भूमिका में व्यक्ति है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए, उसको महत्वपूर्ण बनाने के लिए अपने आप को पीछे छिपा लेते हैं, अपने आप को पर्दे से पीछे छिपा लेते हैं, लेकिन इनका महत्व कभी भी कम नहीं होता है। तो देखिए कितने सारे एग्जाम्पल हमने इस प्रश्न के दिए, और देखिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा ये प्रश्न था।
अगला प्रश्न है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक की गायिकाओं की मदद करता है, किन किन रूपों में करता है। देखिए, ये आप कविता को पढ़कर आसानी से लिख सकते हैं। कभी कभी जब वो अपने सुरों के जंगल में खो जाता है, या कभी कभी वो अपनी तानों में डूब जाता है, या कभी कभी वो मुख्य जो स्थायी स्वर है उससे भटक जाता है, तो अलग अलग तरह से वो उसकी हेल्प करता है, अलग अलग तरह से वो उसको संभालता है। और दूसरी बात, कभी कभी वो यूं ही उसका साथ दे देता है, ये बताने के लिए कि आप अकेले नहीं है। तो काफी तरह से वो उसकी हेल्प करता है। तो ये आप कविता को पढ़कर इसको आराम से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, अगर आपने भावार्थ को अच्छे से समझा है। अगला प्रश्न है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तो तब उसे सहयोगी किस प्रकार से संभालते हैं। सफलता के चरम शिखर के पर जब एक गायक अपनी तान के, वो बहुत अच्छा गाना गा रहा है, वो बहुत ही अच्छा गा रहा है, लेकिन जब वो एक लंबी तान लेता है और उस लंबी तान के सुरों के घने जंगल में जब वो खो जाता है, तो तब वो क्या होता है, लड़खड़ाने लगता है, वो मुख्य स्वर उसका छूट जाता है। तब उसके जो सहयोगी हैं, यानी कि जो संगतकार हैं, वो उस मुख्य स्वर को पकड़े हुए रखते हैं और उसकी सहायता करते हैं उस स्वर को फिर से पकड़ने में और गीत को बिना रुके फिर से शुरुआत से उसी तरह से चलने में। तो देखिए, इसी तरह से इसके और भी तरह से आप इसके उत्तर को लिख सकते हैं। तो अगर आपने भावार्थ को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है समझने के लिए। चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हमने यहाँ पर कर लिए हैं, भावार्थ हमने समझ लिया है। और कुछ अगर यहाँ पर आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई भावार्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो डाउट आप क्लियर कर सकते हैं अपना नेक्स्ट सेशन में। आज का होमवर्क है कि कविता को नोट कीजिए, भावार्थ लिखने की कोशिश कीजिए और पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।